हाय एवरीवन। सो आज हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने चाह रहे हैं और दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एवर एपिसोड. लेट्स सी हाउ इट गोज एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड लेट्स सी. सो निशु, हम आज अपने पॉडकास्ट में सबसे पहले पॉडकास्ट में क्या बात करें? व्हाट शुड बी द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन? मेरे तो दिमाग में कोई आ रहा टॉपिक, क्या बात कर सकते हैं? हाँ ओके ठीक है. अभी हम कुछ देर पहले आउटलेट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, कि एवरी इंडिविजुअल हैज वन आउटलेट ऑफ देयर कैरेक्टर, राइट? और वो उनका यूनिक हो सकता है. दैट इज व्हाट मेक्स देम. सो मुझे ये बता कि व्हाट इज योर पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू यू. व्हाट इज योर पर्सनालिटी टाइप? तू कैसा टाइप का पर्सन है एंड व्हाट इज योर आउटलेट जो तूने अभी तक लाइफ में जाना है अपने आप को? मेरी पर्सनालिटी कैसी है? आई थिंक बहुत ज्यादा सोशल भी नहीं कहूंगा मैं अपने आप को, बट लाइक बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ मैं. लाइक पहले हुआ करता था, बट अभी तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट, मतलब बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट तो कंसीडर नहीं करूंगा. एम्बीवर्ट कह सकता है सर तू अपने आप को? मे बी कह सकते हो, मे बी या. बट आई नो कि तेरे अंदर आर्टिस्टिक सोल भी है. सो एक होलिस्टिक अगर हम जानना चाहेंगे पर्सनालिटी, तो तेरी एक ऐसी होगी, थोड़ा लॉजिकल माइंड भी है, प्लस तेरा एक आर्टिस्टिक माइंड भी डेवलप हो रहा है जो अभी तक हुआ नहीं है एज फार. और एक चीज और है, मैं अपने आप को काफी इंटेलिजेंट समझता हूँ. समझता है कि है एक्चुअल में वो? व्हाट डू यू थिंक? या तेरे को डाउट है उस बारे में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाउ दैट यू पुट इट इन दैट वे. समझता हूँ का क्या मतलब होता है? गुड क्वेश्चन. एंड तूने ऐसे ही क्यों बोला? मतलब व्हाई डिड यू स्पेसिफिकली चूज दैट कि मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ? एकदम से वो क्यों आया दिमाग में? क्योंकि तू पूछ रही थी ना तुम्हारी तेरी पर्सनालिटी कैसी है. तो एक ये चीज है जो मेरे को प्रोमिनेंटली अपने बारे में लगता है कि ऐसा है. तो अब मैं हूँ कि नहीं हूँ वो तो आई थिंक बाकी लोग भी बता सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. What makes you think that you are intelligent? मतलब what are those instances or episodes in your life? कुछ तो होगा ना. मैंने काफी कुछ साइंस रिलेटेड पढ़ा है ना, तो उस वजह से कह रहा हूँ मैं. ओके. एनालिटिकली, लॉजिकली भी, क्योंकि मैंने काफी कुछ मैथ्स भी पढ़ी है और मेरी प्रोग्रामिंग भी काफी अच्छी है, मतलब काफी लॉजिकल है. कल तो तेरी टीचर भी बोल रही थी कि यू आर लाइक द पाइथन गीक इन आवर टीम. उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बट all of these things actually come very naturally to me. मैं जब PhD कर रहा था तो मैंने C++ पढ़ रखी थी पहले, लेकिन जब मैं अपने इंस्टीट्यूट गया था वहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ी थी मैंने पाइथन, और आई थिंक मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर मैं इजीली यूज़ करने लग गया था. ओके. तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कोडिंग लैंग्वेजेस स्पेशली पिकअप करने में. ओके तो ठीक है, वो तो तेरा एक पार्ट हो गया. लेट्स नॉट स्ट्रेच इट. उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक इज योर आउटलेट देन? एंड उस आउटलेट से क्या बाहर निकल के आएगा इफ वी आस्क यू दैट? आउटलेट किस चीज का? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, आई फील आई एम अ क्रिएटिव सोल, ठीक है, एंड मेरा फर्स्ट आउटलेट विल ऑलवेज बी क्रिएटिविटी, एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी. अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो क्रिएटिविटी, राइट? एंड क्रिएटिविटी इन द सेंस ऑफ राइटिंग, ठीक है, कंटेंट कंज्यूमिंग, कंटेंट क्रिएशन. एंड उसके बाद सेकंड आउटलेट मेरा होगा टॉकिंग टू पीपल नेचुरली, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड टू नो देयर डीप लेवल, डीप रूटेड डिजायर्स, फियर्स, एम्बिशंस, अनमेट needs in life and stuff. Third would be travel for sure. I love traveling, especially with my cousins. हम सब लोग जब travel करते हैं, मेरे close friends हैं वो सब. उस आउटलेट से क्या निकलता है कि आई फील वेरी वैलिडेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, या मेरी सेंस ऑफ वर्थ रियलाइजेशन मेरे को ही रोल बैक होता है. जैसे इफ आई एम टॉकिंग टू यू ऑन अ ग्रेटर लेवल या किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में, एंड तेरे को कुछ इंसाइट्स मिलते हैं मेरे से थ्रू मी, that way I will feel validated.
कि अच्छा मेरी नॉलेज किसी के काम आ रही है, दैट इज माई आउटलेट, कि मैंने जो कंज्यूम किया है लाइफ में इट इज गोइंग आउट थ्रू मी एज अ चैनल एंड आई एम एबल टू हेल्प समवन इंटेलेक्चुअली, इफ आई पुट इट दैट वे. सो व्हाट इज योर आउटलेट? तो कोई ऐसी चीज जिससे तुझे जैसे वैलिडेशन मिलती है, उस चीज को तू कंसीडर कर रही हो? ये तो मतलब एक वो हो गया काइंड ऑफ, मतलब मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इट कुड मीन डिफरेंट थिंग टू यू एज वेल. मतलब इट्स जस्ट रिलेटेड टू योर क्लोजर पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब क्लोजर मीनिंग टू पर्पस ऑफ योर लाइफ. शायद मेरे को वैलिडेशन उस चीज से मिलती है कि जो मेरे दिमाग में कलेक्टेड हो रखा है वो मैंने किसी यूज में डाला है, तो इट फील्स मीनिंगफुल टू मी. नॉलेज फील्स मीनिंगफुल टू मी. अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, उससे मेरे से कुछ नॉलेज मिल रही है, इनसाइट मिल रही है, तो मेरी नॉलेज कहीं काम आई ना. दैट मीन दैट नॉलेज गेट्स वैलिडेटेड थ्रू दैट मीडियम, और फिर मुझे लगता है कि यार मैंने किसी की लाइफ में कुछ प्लस ऐड किया है थ्रू मी. अच्छा. सो इट कुड बी लाइक योर पर्पस ऑफ लाइफ सर्टनली कहीं ना कहीं से रिलीज हो रहा है. आउटलेट वैसा मान सकते हो तुम. आउटलेट कह सकते हो. अब जैसे मुझे पढ़ने का काफी शौक है, लाइक स्टडिंग, कुछ भी साइंस रिलेटेड. जैसे मैं स्क्रॉल करता था, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, पढ़ने लग गया उसके बारे में, बट कोई एंड गोल नहीं होता माइंड में, या कोई कि भाई ये कुछ जैसे कुछ रिसर्च स्टार्ट कर रहे हो और कहीं तक पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं होता माइंड में. जस्ट सो यू लाइक रीडिंग, नॉट रीडिंग, स्टडिंग. तो स्टडी कैसे करते हो? स्टडी करता हूँ, फिर मैं उस चीज के नोट्स बनाने लग जाता हूँ. यू लाइक नोट मेकिंग? यस. ये मुझे नहीं पता था. अ लॉट एक्चुअली. मेरे है एक 3-4 प्रोजेक्ट्स मेरे हैं उस पे. क्या कहते हैं उसको, ओवरलीफ करके है वेबसाइट. उस पे तुम बेसिकली टेक लैंग्वेज होती है, टेक यूज करके तुम बेसिकली जो मैथमेटिक इक्वेशंस है उनको तुम पार्स कर सकते हो. जैसे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ला सकते हो, तो पीडीएफ बन जाती है उसकी. तो मेरे एक्चुअली 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी जो चल रहे हैं, जो मेरा कभी मन करता है तो मैं उस पर जब पढ़ता हूँ उस चीज को फर्दर, तो मैं उसमें ऐड ऑन करता रहता हूँ. तो क्या करेगा उन प्रोजेक्ट्स का? मतलब ऐसे ही छोड़ देगा? कोई पर्पस है भी उन प्रोजेक्ट्स का कि व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? कभी इतना ज्यादा सोचा नहीं. मतलब पर्पस तो यही है कि नोट्स बना के रख दो. आई गेस एट सम पॉइंट आई विल रीच सम कंप्लीशन. मतलब एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो क्या करेगा उसका? लाइक तू उसे किसी बुक में कन्वर्ट करेगा, किसी कोर्स में कन्वर्ट करेगा, और व्हाट? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा. इट्स जस्ट गैदरिंग ऑफ नॉलेज. नाइस. जरूरी नहीं है कि मैं उसको लाइक बुक में कन्वर्ट कर दूं या उसको बेचने लग जाऊं. हो भी सकता है मैं फ्री में शेयर कर दूं. हाँ, मतलब वही, मैंने मोनेटाइजेशन का नहीं सोचा था. आई जस्ट वांट कि तू मतलब उसको आउट इन रिलीज करेगा वर्ल्ड में, कहीं पब्लिश करेगा, सो पीपल कैन कंज्यूम इट, रीड इट, यू नो. मतलब उसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगा ही, राइट? श्योर, अगर ऐसा मैं कुछ कंप्लीट कर पाता हूँ. हाँ. बट अगेन ये सब बहुत ही फिकल माइंडेड रहता है मेरा इस सब चीज में. मैं जब मन करता है कर लिया, कभी उस पर वर्क कर लिया, कभी 1-2 हफ्ते में कभी कर लिया थोड़ा सा, फिर रुक गए. फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उसको बंद करके मतलब बंद नहीं करके उसको साइड में पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट, कोई और अलग ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, कुछ और ही अलग चीज पढ़ने लग गया. मतलब तेरे को नॉवेल्टी भी पसंद है, मतलब स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट्स. और एक्चुअली मेरे में भी है ये हैबिट. मैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में बहुत पुअर हूँ, लेकिन स्टार्ट करने में मुझे बड़ा मजा आता है. दैट हैपेंस विद मी एज वेल. अगर ये तेरे साथ भी हो रहा है तो. पहले मुझे बड़ा लगता था कि यार ये कोई चीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे और दूसरा और स्टार्ट कर रहे हैं. बट अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं घुसता उस चीज में. तो इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट डू यू थिंक? या कभी सोचा ही नहीं इस बारे में? अगर सोचने आए तो बैड थिंग तो नहीं है, क्योंकि या तो अगर तुम्हारा दिमाग खराब है, या तो कि तुम्हें है कि भाई मुझे तो हर एक चीज कंप्लीट करनी है, तब जाके मैं नेक्स्ट चीज करूंगा. अगर तुम्हारे अंदर वो कीड़ा है तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए बैड थिंग है, क्योंकि तुम नहीं कर पा रहे ना वो चीज कंप्लीट. पर वो था ना तेरे अंदर पहले. हाँ, तो मैं उस चीज से निकला ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम ऐसे एक एक करके कई बार ऐसी चीजें होती है कि भाई तुमने जैसे कुछ स्टार्ट करा है, कुछ भी प्रोजेक्ट है या कुछ भी है, हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें अच्छा लग रहा है, बाद में तुम्हें एंड में इट डजंट फॉल थ्रू. तुम नई सेंस बनती है ना कि तुम उसको
उसमें घुसे रहो उसको जस्ट कंप्लीट करने के लिए। सो तेरा कोई ऐसा वो है क्या, व्हाट डू वी कॉल इट, कोई ऐसा प्रोसेस है या कोई चेकलिस्ट है कि यार मैंने इतना परसेंट कर लिया फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ रहा तो मैं इसको चक कर देता हूँ, लाइक व्हाट मेक्स यू थिंक कि अब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा एटलीस्ट फॉर लाइक 4-5-6 मंथ और 5 वीक्स, या अब मेरा मन भर गया, कुछ ऐसा चेकलिस्ट है तेरे दिमाग में? चेकलिस्ट इंटरेस्ट की बात होती है, जब उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो छोड़ दिया उसको, किसी और चीज में इंटरेस्ट आ गया वो पढ़ने लग गया। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाद में फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उस पुराने प्रोजेक्ट तो बैक एंड फोर्थ होगा तो इट डज नॉट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रेशर इन माइंड कि यार वो रह गया। पहले होता था तेरे साथ, पर ये बुक्स से रिलेटेड एज फार एज आई रिमेम्बर कि एक बुक मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक पहली बुक खत्म ना हो जाए। वो तो मैं भी करता हूँ क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता ना, तुम ऑलरेडी कोई बुक पढ़ रहे हो उसको तुम खत्म तो करो तब जाके नेक्स्ट पढ़ना। यहाँ तो तुम कुछ, ये तो ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, तुम बीच में छोड़ के दूसरे। अच्छा तुझे स्टार्ट ही उन प्रोजेक्ट्स को ऐसे किया है कि मेरे को खुद ही नहीं पता कि इसका आगे क्या होगा बेसिकली, तो कोई पर्पस ही नहीं है उसका, वो धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएगा। नाइस, गुड। अब जैसे मैं एक टेक्स्ट उस पे बना रहा था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पे, अब वो एक्चुअली काफी वास्ट टॉपिक है, उसका एंड गोल नहीं है, तो तुम उसमें करते रहो ऐड ऑन। बढ़िया। ऐसी स्टडी से रिलेटेड काफी ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे तो वास्ट होते हैं बहुत। तो ये तो हो गया स्टडीज रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल रिलेटेड। ऐसी कोई और तेरा आउटलेट है जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल ना हो, समथिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअलिटी? ये तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया, शायद ऑडियंस को इतना पसंद भी नहीं आएगा। I write, but that is interesting. But कभी कभार ही, like not. For those who don't know, मेरे भाई ने एक बुक भी लिखी हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसको भी पढ़ना हो तो they can read it, consume it. It's a story on pet parents, जिनकी छोटी सी कैट होती है, वो स्ट्रैंडेड कैट होती है, एंड उसको एडिट मैंने किया, उसका कवर मैंने बनाया पर लिखा मेरे भाई ने है, so I'm proud of my brother for that. एंड अभी तू कुछ सेकंड बुक लिख रहा है, राइट? तो डू टेल देम अबाउट योर सेकंड बुक। It's the book which I'm working on is a lot about I would say depression, related to depression, like how a person dealing with depression, what kind of thoughts he goes through depression, and specifically like related to love, like how do I put it? कैरेक्टर का डेफिनेशन दे देना थोड़ा सा कि व्हाट इज द कैरेक्टर अबाउट इन द बुक। इतना डेप्थ में मत जा, लोगों को समझ नहीं आएगा। Character is basically a depressed person, so and he also has some love interest, so but because he's kind of a depressed person, he's not able to express himself, maybe like fulfill his love properly. Okay. Because he's a depressed person, and secondly he does not have that knowledge about like how to proceed in that direction, like how to interesting, what do you call it, how to make his love interested in him, kind of. And the way I've written it is that some years have also passed. So right now the chapter on which I'm working, I think both the man and the woman are like in their late 20s, so 28, 29 maybe, something like that. So much time has elapsed, that person is 28 or 29 years old, and the problem with him is, first, he has this depressive thoughts. Second, he has not learned all that things that he should have learned when he was younger about relationships. Yes, about love and relationships. तो अब वो शायद इस longing से या इससे सीख जाए, maybe. So okay. No, my vision with this book is to write something from the perspective of that person, so that people can relate to that. It's not specifically, I may not write it that way, it may not specifically, maybe not supposed to be like a successful love story.
it may not be like that. हाँ मतलब काफी it is supposed to give you a perspective. And another thing is, my other vision is firstly, so men can relate to it. First is that the primary vision. Second vision is, so what I plan to do is, I want to show that guy so helpless, and like throughout the book he's grieving like openly. Usually men hide their shit. grief and shit. So openly, as in the reader will know, na? Because the book is written from first perspective. Right. So he's kind of, you can think of it like he's writing a diary throughout the whole book or whatever. Nice. So he will show you that how he processed that grief, how he cried, or how he felt sad, and all of that. So my vision is to, throughout the book, show that, so men can also know that, okay, this is something that that is normal, we should do. Like it's okay if we do that. Or at least they get to know of a character, or at least through the character they know, okay, this person also must have faced some kind of these situations. I think maybe men in general do not have that expressive role model. जितना मुझे तेरा समझ में आ रहा है, एंड जितना मैंने recent times में men को जाना है, उनकी mental state को जाना है, I feel I might be wrong, but तू मुझे correct कर सकता है कि usually adult men do not have expressive or progressive men in their life as a role model. कि ऐसे रोल मॉडल्स जिन्होंने इमोशंस को अपना आउटलेट बना के एक्सप्रेस किया है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि मैन ने, स्पेशली इंडियन सोसाइटी के मैन ने कभी सीखा ही नहीं है वो चीज़ कि अपने इमोशंस को लेबल करो, एक्सप्रेस करो, फील करो और फिर रिलीज करो. डू यू थिंक एम आई राइट हियर, और आई एम रॉन्ग, और आई एम वेरी क्लोज टू दैट? You are right, because in fact even the men I grew up with, like my classmates or college mates, any kind of boys, so most of them were very, typically masculine. Like chasing girls or doing some sort of shit or other. And the problem is, even if you try to become like that kind of man, you get labeled as a nice guy, or you don't fit into that age group of society. Like if you are in your young 20s, nobody wants to be or talk to such a serious kind of person, or right, because that age you are having fun, right? So maybe in late 30s or 40s people are more forgiving. Yes. But for sure that is that is one reason that why men are always so carefree, and men are often misunderstood as well. Do you think so? Misunderstood as in, like misunderstood from other genders, from their parents, from their lovers, friends. तभी शायद क्योंकि वो खुद इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट? और तभी शायद वो बोलना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और है, मे बी. एंड और आइदर दे डू नॉट हैव द राइट गाइडेंस टू फॉर देयर आउटलेट. जैसे कि हमारा टॉपिक है आउटलेट का, मोस्ट मैन डू नॉट इवन हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस कि उनका आउटलेट क्या है या उनकी पर्सनालिटी क्या है. अभी तेरे अंदर इतना सेल्फ अवेयरनेस है दैट यू आर एबल टू लेबल इट प्रॉपरली. आधे तो आई डोंट थिंक सो कि आधे मैन हो या गर्ल्स हो, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस होगी कि वो अपना आउटलेट डिफाइन कर सके. डू यू थिंक सो? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि most of the people in society, what is the problem is that they don't even think about it. They're just brute forcing their way through life. There's hardly people who like sit down and process their emotions. Like if someone is going through some shit, they'll be like, oh, just fuck it, I'll just ignore it, then this is nothing. Right. Or usually most of their relatives or people just tell them, oh, it's nothing, just ignore it, it's not a big deal. It has happened to me also. But people need to understand that some people need to talk about it, need to process it, yes, and people, need to release different people have a different tolerance level. True. Some people just can't deal with shit, man. They need someone to talk to. Yes. I think let's wrap up today's episode. I think हमने बहुत सारे outlets के बारे में बात कर लिया है.
So if you have a unique outlet, anyone who is listening, तो आप अपना outlet comment box में ज़रूर put करें, and do tell us how was our today's episode. This is our first episode and we'll keep coming up with more such episodes. अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर. Anything else do you want to say? Just keep watching. I think we'll post more hopefully. चलो ठीक है. Thank you. Bye. Bye.